नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक है अपवहन तंत्र, है ना। नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम और इस पर पूछे जाने की संभावना भी बनती है। प्री में मुख्यतः यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वह पूछा जा सकता है। नदियों से संबंधित कोई भी तथ्यात्मक चीजें जो है वह पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम नदियों के संबंध में कुछ आमूलचूल बेसिक चीजें पढ़ेंगे। क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इस पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि आखिर नदी में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना होता है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा अपवहन तंत्र क्या होता है। लेकिन अपवहन तंत्र से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे मान लिया जाए, नदी क्या है? नदी जल की एक विशाल राशि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जल को प्रवाहित कर रही है। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। अगर वो छोटी धारा के रूप में बह रही है तो हम उसे सरिता कहेंगे। जैसे पर्वतों से स्टार्टिंग में जब शुरुआत में जब वो निकलती है तो एक सरिता के रूप में निकलती है। बहुत सारी छोटी छोटी सरिताएं जब आपस में मिलकर एक बड़ी जल राशि का निर्माण करती है तब हम उसे क्या कहते हैं? नदी कहते हैं ना। मान लिया जाए कि ये पर्वत है, ये क्या है? ये पर्वत है। अब इस पर्वत से क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी धाराएं निकल रही है। ये छोटी छोटी धाराएं निकलकर इधर उधर से आकर एक बड़ी राशि का निर्माण करती है। तो ये बड़ी राशि जब नीचे की ओर आती है तो यही क्या कहलाती है? ये नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। इसको समझिए, क्या कहला रही है? यह नदी कहला रही है। ठीक है, तो जब ये नदी बनती है तो नदी किसी ना किसी रास्ते को बनाते हुए चलेगी, ढाल का अनुसरण करेगी, यानी कि नीचे की ओर ही बहने का प्रयास करेगी। करेगी नहीं करेगी? करेगी। तो जिस स्थान से यह उद्गमित होती है, जिस स्थान से यह उद्गमित होती है उसे कहा जाता है उद्गम स्थल। क्या कहा जाता है? उद्गम स्थल। सोर्स कहा जाता है उसे, कि नदी का सोर्स कहां से है। तो नदी का सोर्स होता है जहां से वह निकल रही है। जैसे किसी ग्लेशियर से निकल रही है तो उस ग्लेशियर को उसका उद्गम स्रोत कहेंगे। किसी झील से निकल रही है तो झील को उसका उद्गम स्रोत कहेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखना है। तो किसी पठार से निकल रही तो उस पठार को उसका उद्गम स्रोत कहते हैं। किसी पर्वत से निकल रही, जैसे किसी ग्लेशियर से निकल रही है ना, हाँ, जैसे गंगोत्री हिमानी से निकल रही तो गंगोत्री है, यमुनोत्री से निकल रही तो यमुनोत्री है, केदारनाथ है। ये सारे जो प्रमुख ग्लेशियर से वहां से कोई ना कोई नदी प्रवाहित होती है। जैसे चेमायांगडोंग ग्लेशियर है, सिंधु नदी वहां से उसके निकट जो है मानसरोवर झील से निकल रही है। चेमायांगडोंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। तो जिस स्थान से कोई नदी जो है वह निकलती है उस स्थान को उस नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। और यह नदी जो है ढाल का अनुसरण करते हुए, यानी कि स्लोप, उसी स्लोप पे जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। ऐसा तो नहीं कि नदी पहाड़ पर चढ़ेगी, बिल्कुल नहीं, है ना। हाँ, अगर रास्ते में कोई बड़ा अवरोध आ रहा है तो वो अपने मार्ग में परिवर्तन कर सकती है, वो बात अलग है। लेकिन पहाड़ पर तो नहीं चढ़ेगी ना, पहाड़ से नीचे की ओर ही आएगी, ढलान का अनुसरण करते हुए आगे की ओर बहेगी। तो जिस मार्ग से होकर, याद रखना है, जिस मार्ग से होकर नदी प्रवाहित हो रही है, जिस मार्ग से होकर, समझिएगा, जिस, यहां पर लिख दूंगा, जिस मार्ग से होकर नदी प्रवाहित हो रही है, नदी प्रवाहित होती है, उस मार्ग को हम कहते हैं नदी मार्ग। क्या कहते हैं? नदी मार्ग। ये नदी मार्ग है, चैनल जिसे आप कहते हो। क्या कह रहे हो? चैनल। समझ में आ रहा है? तो समझिएगा कि आपको नदी मार्ग क्या होता है या रिवर चैनल क्या होता है। रिवर चैनल वह क्षेत्र होता है जहां से नदी प्रवाहित हो रही है। जिस मार्ग से होकर नदी प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिवर चैनल कहते हैं, नदी मार्ग कहते हैं। ठीक है, ये एक चीज समझे। उद्गम स्रोत समझा क्या होता है। नदी का अर्थ समझे क्या होता है। नदी जल की एक धारा है, एक जल की एक राशि है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो रही है ढाल का अनुसरण करते हुए, उसे हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। अब ठीक है, चलिए और दो तीन चीजें जो इसमें हम क्लियर कर लें। देखिए, मान लिया जाए कि ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, ये नदी प्रवाहित हो रही है। तो नदी जिस मार्ग से होकर आ रही है तो चट्टानी मार्ग से ही आ रही होगी। भाई चट्टानी है ना, पृथ्वी तो चट्टानी ग्रह है, तो उस चट्टान से होकर ही प्रवाहित होगी। तो जब चट्टान से होकर प्रवाहित हो रही है और कोई चीज बह रही है तो वह बल लगाएगी, और उस बल के कारण जो है नदी अपर्दन का कार्य करेगी, इरोजन का कार्य करेगी। मतलब चट्टानों को तोड़कर अपने साथ आगे की ओर ले जाने का प्रयास करती है। तो अपर्दन में चट्टान अपने मूल स्थान से टूटकर जो है वो आगे की ओर जाता है, उसका अवसाद, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपर्दन। अब अपर्दन, मान लीजिए कि यहां से अपर्दन की प्रक्रिया हुई तो नदी जब अपने साथ अवसाद ले जाती है
नदी जब अपने साथ अवसाद ले जाती है तो वह अपने तट पर, याद रखना है, कुछ अवसादों को जमा करते हुए जाती है दोनों ओर। क्या करती हुई जाती है? दोनों ओर क्या कर रही है? अवसादों को डिपॉजिट करे। कुछ अवसाद अपने साथ ले जा रही है, कुछ अवसाद जो है वह दोनों किनारों पर क्या कर रही है? डिपॉजिट कर रही है। कर रही नहीं कर रही है? तो जब यह डिपॉजिट करते चली जाती है तटों पर, है ना, नदी के दोनों किनारों पर, जब नदी धीरे धीरे अपने अवसादों को जमा करते हुए चली जाती है तो वह अपना घर कर लेती है अंदर की ओर। मतलब ये अब ये इसका मार्ग निश्चित हो गया। तो ये मार्ग कब निश्चित होता है? जब नदी अपने साथ अवसाद को जो है दोनों तटों पर धीरे धीरे बिछा देती है और एक बांधनुमा संरचना बना देती है। तो उस बांधनुमा संरचना को कहा जाता है तटबंध। क्या कहा जाता है? तो ये क्या है? तटबंध है। ठीक है, तो मैंने बहुत 3-4 चीजें बता दी। उद्गम स्रोत बताया, नदी क्या होती है मैंने बताया, नदी मार्ग क्या होता है ये भी बताया मैंने। अब नदी मार्ग तब ही डिसाइड होगा ना जब दो सीमाएं बनेगी। वे मार्ग कब, भाई सड़क कब निर्धारित होता है कि ये 1 वे सड़क है, ये 2 वे सड़क है? तो ये निर्धारित होता है ना कि उसकी विड्थ कितनी है, सीमाओं का निर्धारण करना पड़ेगा ना। इसके बाद जो है वो हो सकता है कि भैया सर्विस रोड हो, दूसरा रोड हो, या पैदल चलने वाला रोड हो, या उसके बाद हो सकता है कि कोई खेत का एरिया लग जाए या कोई निवास स्थान का एरिया लग जाए। तो 1-2 सीमाएं होगी ना, उसके बीच वाले कोई सड़क कहेंगे, बाकियों को तो नहीं कहेंगे हम। तो मार्ग किसे कहेंगे? भाई 2 बाउंड्रीज का होना जरूरी है। तो नदी ये बाउंड्री का निर्माण करती, कैसे कर रही है? अपने अवसाद को डिपॉजिट करते हो। तो दोनों किनारों पर जो है अवसाद का डिपोजिशन होता है ना। अवसाद जो है वह आच्छादित होता है, वहां पर बंधता है। तो वो बांध का निर्माण, छोटे छोटे बांध हम कहते हैं ना कि ये बांध का निर्माण। तो ये बांध कहां पर बन रहा है? उसके तट पर बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तटबंध। तो तटबंध नदी के दोनों किनारों पर अवसादों का जमाव है। ठीक है, सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो इसी दोनों तटबंधों के बीच का जो मार्ग होगा वो नदी मार्ग होगा और इसी मार्ग से नदी प्रवाहित होती है। अब आगे क्यों? तो कुछ अवसाद तो यहां पर भी जो है, अब अवसाद आगे चलकर जो है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, अब देखिए सोचो थोड़ा सा, नदी अपने साथ अवसाद ला रही है। अब ये नदी जब अपने साथ अवसाद ला रही होती है, एक चीज को समझो, तो सारे अवसाद तो वे डिपॉजिट करते हुए जाएगी नहीं, किनारे पे कुछ होगा, बाकी के अवसाद तो आगे जा रहे ना। तो जैसे जैसे वह आगे की ओर जाएगी अवसादों की मात्रा भी बढ़ेगी। अवसादों की जब मात्रा बढ़ती है नदी के पास, अपने पास है ना, नदी के अपने पास जब अवसादों की मात्रा बढ़ेगी तो उसका भार भी बढ़ेगा, और जब भार बढ़ता है तो नदी का प्रवाह धीमा होगा। तो नदी का प्रवाह सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जहां से वह उद्गमित होती है। जैसे आप अगर गंगा की बात करें, गंगा नदी की बात करते हैं, तो ज्यादातर आपको स्पीड कहां पर मिलेगी? हरिद्वार के आसपास मिलेगी, है ना, देवप्रयाग के आसपास मिलेगी, क्योंकि वहां पर याद रखना अवसाद कम है तो नदी का, और ढलान भी तीव्र है तो वहां पर नदी का प्रवाह ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है ढलान जो है वह कम होते चला जाता है, और दूसरी चीज अवसादों की मात्रा भी बढ़ते चली जाती है। तो जैसे जैसे नदी एक स्थान से बहुत दूर की ओर जाती है, जब अवसाद ज्यादा हो जाता है तो नदी की गति यहां पर धीमी होती है, और नदी की गति जब धीमी होती है तो धीमी होने के कारण वह नदी जो है वह कई छोटी छोटी धाराओं में फिर से विभक्त हो जाती है। देखो, शुरुआत में कई छोटी छोटी धाराएं जो है वह मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं, करते ही नहीं करते? करते। तो अंत में जाकर वही जो नदी है वो छोटी छोटी धाराओं में विभक्त होती, क्योंकि अवसाद बहुत हो जाते हैं और नदी की गति कम होने के कारण नदी कई भागों में जो है वो विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने के कारण ये अवसाद जो है इतने एरिया पर जो है वो बिछा देती है, इतने एरिया पर। और फिर जो है धीरे धीरे ये समुद्री वाला भाग है, ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग समुद्री वाला भाग है, ये समुद्र है। क्या है? ये समुद्र है। ये बंगाल की खाड़ी समझ लीजिए, गंगा नदी मान लीजिए, गंगा नदी मान लीजिए। तो गंगा नदी जब इसमें जा रही है, गंगा नदी जब इसमें समाहित हो रही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह नदी समाहित होने से पूर्व अपने अवसादों के कारण एक छोटा सा मैदान बनाती है, एक अवसादों के कारण जो है मैदान बनाती है, और मैदान के थ्रू जो है ये नदी जो है यहां पर समुद्र में मिल रही है। क्या मिल रही है? समुद्र में मिल रही है। तो जब नदी समुद्र में मिलने से पहले किसी मैदान का निर्माण करती है तो उस मैदान को कहा जाता है डेल्टा। क्या कहा जाता है? डेल्टा, है ना। अब समझे डेल्टा क्या है? डेल्टा नदी के समुद्र में विलय से पूर्व बना एक अवसादी मैदान है। क्या है?
अवसादी मैदान है, उसे हम कहते हैं डेल्टा। अवसादों का एक आच्छादन से बना एक मैदान है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब ये डेल्टा ऐसा तो है नहीं कि नदी की एक ही धारा ने बना होगा, नदी की कई छोटी छोटी धाराएं यहाँ पर बनती है। तो जब नदी की कई छोटी छोटी धाराएं जब यहाँ पर बनती है, तो एक चीज समझना है आपको, इन छोटी छोटी धाराओं को मैं पीले अक्षर में ही लिख रहा हूं, इन छोटी छोटी धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। वितरिका क्या कहा जाता है, वितरिका। समझे वितरिका क्या होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर मैप में दिखाऊं तो देखिए ये छोटी छोटी यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, ये छोटी छोटी, ये वाली धारा, ये वाली धारा, ये वाली धारा है ना, यहाँ पर कई छोटी छोटी धाराएं होंगी, मैं लाल से बना दूं यहाँ पे, यहाँ पर कई छोटी छोटी धाराएं ऐसी होगी, है ना, ऐसी होगी, ये ऐसी। तो ये छोटी छोटी धाराओं ने यहाँ पर मैदान बना होगा, तो इन छोटी धाराओं को याद रखना, वितरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितरिका। समझे, वितरिकाएं कहा जाता है। अब वितरिकाएं हमेशा नदी के मुहाने के पर बनेगी, वितरिका कहीं पर भी थोड़ी ना बन जाएगी। अगर यहां से कोई नदी को हम निकाल भी रहे हैं मान लिया जाए, तो वह याद रखना नहर बन जाएगी, वितरिका नहीं होगी। हाँ, अगर नेचुरली बन रही है बात अलग है, लेकिन यह अगर हम इसे बीच में से कहीं पर मोड़कर इसके मार्ग में परिवर्तन कर रहे हैं, तो है ना, इसके जल को किसी और जगह पर ले जा रहे हैं, तो वो नहर बनेगी। जैसे शिप्रा नदी और नर्मदा नदी को जो है अगर मिलाने वाली कोई हमने नर्मदा नदी के जल को जो है वो मोड़कर शिप्रा नदी में जो है वो मिलाया है, तो किसके माध्यम, नहर के माध्यम से। तो नर्मदा से एक पानी को बाहर क्यों निकाला जा रहा है बीच में से, तो हम उसे नहर कहते हैं। क्या कहते हैं, नहर कहते हैं, है ना। जैसे इंदिरा गांधी नहर हो गई, तो हमने कहां से निकाला, हमने सतलज नदी जो है उसके पानी को जो है वह मोड़ा हुआ है उस वक्त, तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये वितरिकाएं बनी, ये तो हमने नहर बनाई। वितरिकाएं हमेशा याद रखना है प्राकृतिक तौर पर नदी के मुहाने पर बनती। मुहाना क्या होता है, मुहाना वह जगह होता है जहां पर नदी अपने जल को विसर्जित करेगी। अब मेरा अंत हुआ, मैं खत्म हुई यहाँ पर, बस मेरा आखिरी रास्ता यही है, तो वो मुहाना कहलाता है। तो मुहाना नदी का सबसे अग्र भाग होता है जहां पर नदी अपने जल को किसी अन्य जल स्रोत में जो है वह समाहित कर देती है। जैसे यमुना नदी का मुहाना कहाँ है, यमुना नदी का मुहाना प्रयागराज में है, गंगा नदी में। समझ में आया। और गंगा नदी का मुहाना कहाँ है, अपना बंगाल की खाड़ी में है। कृष्णा नदी का कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी का कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा का कहाँ है, नर्मदा का है अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। तो इस प्रकार से तो मुहाना वह जगह होती है, वह क्षेत्र होता है जहां पर नदी अपने जल को किसी अन्य जल स्रोत में समाहित कर रही है। तो अन्य जल स्रोत कोई भी हो सकता है, झील हो सकती है, अन्य जल स्रोत जो है वो अन्य नदी हो सकती है, अन्य जल स्रोत यानी कि वह कोई समुद्र हो सकता है, कोई खाड़ी हो सकती है, महासागर हो सकता है। तो कोई भी अन्य जल स्रोत होता है, जब वहां पर वह अपने जल को समाहित कर देती है, विसर्जित कर देती है, तो वह उसका मुहाना कहलाता है। जैसे ये गंगा नदी का ये क्या हो गया, ये मुहाना हो गया, बंगाल की खाड़ी क्या है, मुहाना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो वितरिकाएं समझा, वितरिकाओं को आप समझिए। तो वितरिकाएं नदी के निचले भाग में बनती है, जहां पर मुहाना बनता है उससे पहले नदियां छोटी छोटी धाराओं में जब विभक्त होती है तो उन्हें कहा जाता है वितरण करते हैं ना। वितरण मतलब क्या, बांटते हैं। तो नदी के जल को ये बांट रहे ना, ये नदी का जल था, उसे बांटने का प्रयास कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरिकाएं। ये समझे। चलिए अब आगे की ओर समझ लेते हैं कि फिर ये क्या है, ये इधर उधर से आ रही है, ये सब क्या है, ये वाले ये क्या है, ये क्या है ना, ये क्या है ना। तो ये याद रखना है, इन्हें कहा जाता है सहायक नदियां। क्या कहा जाता है, सहायक नदियां, सहायक ट्रिब्यूटरीज इसे कहा जाता है। तो सहायक मतलब क्या, सहायता करने वाली। किसे सहायता कर रही है, जिसमें यह मिल रही है उस नदी के जल को बढ़ाने में सहायता कर रही है। तो सहायक नदियां किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है, वे नदियां जो मुख्य नदी में आकर जल स्रोत को बढ़ा कर रही है या जल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। तो सहायक नदियों की दिशा हमेशा मुख्य नदी की ओर होगी। तो मुख्य नदी क्या होती है, मुख्य नदी वह होती है जो किसी जल स्रोत से निकलकर, याद रखना है, किसी जल स्रोत से निकलकर जो है ना, आगे की ओर बढ़ती है और उसमें अन्य नदियां आकर मिलती है, उसमें अन्य नदियां आकर मिलती है। ये
याद रखना है, ये किसी में आकर नहीं मिलेगी, ये सीधा, अगर ये किसी में जाकर मिल रही है तो फिर ये मुख्य नदी नहीं हुई। मेरी बात को समझो, जैसे गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी सीधा कहां पर जा रही है, गंगा नदी जा रही है कहां पर, सीधे बंगाल की खाड़ी में, तो गंगा नदी मुख्य नदी हो गई। यहां पर देखिए, प्रत्येक नदी अपने आप में एक मुख्य नदी हो सकती है और वह नदी किसी और की सहायक भी हो सकती है, होनी चाहिए ये नहीं कह रहा हूं मैं, होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं गंगा, गंगा किसी की सहायक नहीं है ना, वो मुख्य नदी है, वो मुख्य नदी है, क्योंकि उसमें अन्य नदियां आकर मिल रही है। यमुना, यमुना अपने आप में मुख्य नदी भी है और किसी की सहायक भी है। क्यों? क्योंकि यमुना नदी गंगा की सहायक है, जो प्रयागराज में जो है वह गंगा से मिल रही है। तो ये यमुना नदी की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में यहां पर क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ, तो गंगा नदी यहां पर क्या हो गई, ये वाली यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है वह यहां पर प्रयागराज में मिल रही है गंगा से, तो यमुना नदी गंगा की सहायक है, तो यमुना के लिए गंगा नदी जो है वह मुख्य नदी बन गई। गंगा के लिए यमुना नदी जो है, यमुना नदी के लिए गंगा जो है वह मुख्य नदी बन गई और यमुना उसकी सहायक बन गई। लेकिन यमुना अपने आप में मुख्य नदी क्यों? क्योंकि इसमें चंबल आ रही है, सिंध आ रही है, बेतवा आ रही है, केन आ रही है, तो इनके लिए सिंध, बेतवा, केन, चंबल, इनके लिए यमुना नदी मुख्य नदी हो गई और यमुना की सहायक ये बन गई। आए समझ में? अब यमुना की अगर हम पर्टिकुलर यमुना की बात करें तो चंबल जो है उसकी सहायक होगी, लेकिन चंबल अपने आप में मुख्य नदी है क्योंकि इसमें शिप्रा आकर मिल रही है, पार्वती आकर मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही, काली सिंध आकर मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही। तो जब हम केवल चंबल की बात करेंगे तो चंबल अपने आप में मुख्य नदी बन जाएगी क्योंकि इसकी सहायक जो है आपको पार्वती मिल रही है ना, काली सिंध मिल रही है, क्षिप्रा मिल रही है, समझ में आ रहा है? तो ये इसकी क्या हो गई, ये उसकी सहायक हो गई। अगर हम शिप्रा की बात करें तो शिप्रा अपने आप में भी मुख्य नदी हो सकती है क्योंकि इसमें अन्य जो है वह खान नदी जाकर मिल रही है, सरस्वती नदी जाकर जो है उसमें मिल रही है। तो ऐसे देखिए, प्रत्येक नदी अपने आप में भी मुख्य हो सकती है और वह किसी की सहायक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मुख्य नदी वो होती है जिसमें अन्य नदियां आकर जल को बढ़ाने का कार्य करती है, वृद्धि करने का कार्य करती है। तो याद रखना है, जल की वृद्धि कहां होगी, उसके मध्य भाग में ज्यादा होगी, फिर नीचे की ओर जो है वह सहायक नदियां कम होती चली जाएगी और वितरिकाएं बढ़ती जाएगी। तो वितरिकाएं नीचे की ओर होती है, निम्न भाग में होती है, जबकि सहायक नदियां मध्य और उच्च भाग में ज्यादा होती है। तो ये ध्यान में दें, है ना। सहायक नदी और वितरिका में अंतर है, सहायक नदी की दिशा हमेशा नदी की ओर होती है जबकि वितरिकाएं की नदी के बाहर होती है, पहला अंतर। दूसरा, सहायक नदियां नदी के जल में वृद्धि करती है जबकि वितरिकाएं नदी के जल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि वितरिकाएं क्या होता है, नदी मार्ग क्या होता है, समझे? ये सारी चीजें समझे, वितरिका क्या होता है, तटबंध क्या होता है, नदी मार्ग क्या होता है, ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो मुहाना भी समझ गया आप क्या है। मुहाना नदी का वह अंतिम भाग होता है जहां पर नदी अपने जल को किसी अन्य जल स्रोत में समाहित कर रही है या जल को विसर्जित वहां पर कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं, माउथ कहते हैं, ठीक। अब चलिए आ जाते हैं कुछ नदियों पर, ऐसे टर्म्स जो पहले आपने हो सकता है किसी ने सुना हो, जो नए हैं पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उन्हें नए शब्द लगेंगे यह कि अपवहन तंत्र क्या होता है। कभी भी नदियों का टॉपिक ऐसे दिया नहीं होता है, नदियां, नदियां मतलब जो आप कोई वन लाइनर फैक्ट की जो बुक वगैरह पढ़ते तो उसमें दिया होगा वैसा, लेकिन जब आप एक्चुअल में जब नदी को पढ़ते हो तो वो अपवहन तंत्र के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं? तंत्र के रूप में, क्योंकि नदी अपने आप में वही धारा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी और सहायक नदियां भी आ रही है, तो और उससे कई वितरिकाएं भी बाहर निकल रही। तो नदी किसी एक धारा से मिलकर नहीं बनती है ना, वो तंत्र से मिलकर बनती है। नदी तंत्र कहा जाता है उसे, या अपवहन तंत्र कहा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम क्या कहा जाता है? ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में समझना है आपको, है ना, फिर आप इंग्लिश में अपने आप समझ जाओगे क्या होता है। अपवहन तंत्र का क्या होता है? देखिए, अप, यहाँ पर अप का अर्थ क्या है? अप का अर्थ होता है दूर जाना। क्या होता है? दूर, है ना। आप अपकेंद्री बल पढ़ते हो, अपसारी बल पढ़ते हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? अब मतलब अपसारी बल मतलब क्या? जब कोई बल एक दूसरे से दूर की ओर लग रहा हो, है ना। अपकेंद्री मतलब केंद्र से दूर। अपसौर मतलब क्या? सूर्य से दूर।
है ना। तो इसी प्रकार से अपवहन, वहन का अर्थ होता है ले जाना, वहन का अर्थ क्या होता है, ले जाना, ले जाना मतलब किसी चीज को दूर ले जाना। किस चीज को दूर ले जाना, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नदी अपने साथ क्या ले जाएगी, नदी अपने साथ जल ले जाएगी। तो नदी क्या कहलाएगी, अपवहन तंत्र क्या कहलाएगी, जब कोई जल राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। तो जब कोई जल राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है हमारे स्थलीय भाग पर, तो हम उसे समुद्र तो नहीं कहेंगे या समुद्री धारा तो नहीं कहेंगे, समुद्री धारा समुद्र में चलेगी। हम स्थल भाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्थल भाग में जल की राशि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, अपने स्थान से, अपने मूल स्थान से दूर की ओर जा रही है, तो वह नदी कहलाती है। और यह नदी जब अपने स्थान से दूसरी ओर जा रही है तो इस नदी के जल में किसी एक नदी का जल तो सम्मिलित नहीं होगा, कई अन्य नदियों का भी जल सम्मिलित होगा। तो वह नदी और उसके अंदर समाहित करने वाली अन्य नदियों का एक संजाल जब बनता है तो उसे हम तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो समझिएगा, अप का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, दूर, और वहन का अर्थ होता है ले जाना। तो किसी नदी के जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही क्या कहलाता है, अपवहन कहलाता है। और यह अपवहन के लिए केवल मुख्य नदी जिम्मेदार नहीं होती बल्कि सहायक नदियां भी जिम्मेदार होती है। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से बने संजाल को हम क्या कहते हैं, अपवहन तंत्र कहते हैं ना। भाई ये मुख्य नदी हो गई, है ना। ये मुख्य नदी आपको कौन सी दिख रही है, यहां पर मैं बना रहा हूं, यहां पर लाल से दिखिए, इधर है, ये मुख्य नदी हो गई। ये मुख्य नदी आपको जाते हुए दिखाई दे रही है, ये मुख्य नदी है। इस प्रकार से ये मुख्य नदी जा रही है ना। तो ये मुख्य नदी है, इधर से जा रही, सॉरी, है ना, ये मुख्य नदी है। और ये वाली क्या है, उसकी सहायक नदियां है, और उस सहायक की भी सहायक नदियां मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही, मिल रही है। ये बन रही, 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 ये बन गई है, ये बन गई है। तो इससे बना एक जाल की तरह दिख रहा है, नहीं हमारा जाल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मुख्य नदी, अपवहन तंत्र का अर्थ है मुख्य नदी व सहायक नदियों के संजाल से अपवहित क्षेत्र जो जल विभाजकों के द्वारा अपवहन तंत्र से पृथक होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, अपवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवहन तंत्र कहते हैं। तो एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से बना एक जाल, उस जाल को हम क्या कहते हैं, अपवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे अब ये जल विभाजक से पृथक होता है तो कैसे, जब हम जल विभाजक को पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, अपवहन तंत्र समझे। अब अपवहन तंत्र के बाद में आपको अपवहन तंत्र के प्रकार आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको और दो चीजें जो है वो क्लियर कर दूं क्या होता है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि ये कोई नदी है, मुख्य नदी, ठीक है ना, ये कोई मुख्य नदी है, ये जाकर जो है किसी समुद्र में जाकर मिल रही है। हाँ, आप गंगा जी भी मान सकते हो या गोदावरी भी मान सकते हो, है ना, मां नर्मदा भी मान सकते हो, आपकी इच्छा, कोई भी नदी मान सकते हो। तो ये इसका कोई मुहाना हो गया, ये सॉरी इसका कोई उद्गम स्रोत हो गया और ये इसका एक मुहाना हो गया। अब इसमें कई सारी नदियां जो है वो आकर मिलेगी, है ना। यहां से हो सकता है, यहां से कोई नदी आकर मिले, यहां से कोई आकर मिल रही है ना, यहां से कोई आकर मिल रही है, इस प्रकार से ना। इनकी भी कोई छोटी छोटी सहायक नदियां होगी, ठीक है, इनकी भी कोई छोटी छोटी नदियां जो होगी सहायक नदियां हो सकती है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से इनकी भी कोई छोटी छोटी सहायक नदियां हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर आप देख रहे हो तो एक मुख्य नदी है जो आपको येलो लाइन में दिखाई दे रही है, और फिर है ना ब्लू लाइन में जो है उसकी सहायक नदियां, सहायक नदी की भी मैंने सहायक नदियां यहाँ पर बना के दिखा दी आपको। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी से बना ये संजाल क्या कहलाता है, आपका अपवहन तंत्र कहलाता है या नदी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, या तो इसे आप अपवहन तंत्र नाम दे दीजिए, या तो फिर आप इसे क्या नाम देना है, नदी तंत्र नाम देना है। क्या देना है, नदी तंत्र। अब ये नदी तंत्र किसी ना किसी बेसिन पर बना होगा, इसी मार्ग पर बना होगा, इसी कोई ना कोई घाटी में बना होगा, बना होगा ना, बना होगा। ये निचला भाग होगा ना, तभी तो नदियां आकर मिल रही होगी इसमें। समझो बात को, ये भाई नदियां जो है वो इस क्षेत्र में बह रही, इसका अर्थ है कि इसके बाजू वाला जो भाग होगा, इसके साइड वाला जो भाग होगा, ये तो कोई उच्च भूमि होगी, फिर तो होगी नहीं होगी, हो सकता है यहां से। अब आप विचार कीजिए ना, ये देखो, आप विचार कीजिए, यहां पर
कि ये नदियां इसी मार्ग में क्यों बह रही है, क्योंकि ये निचला मार्ग होगा ना, स्लोप वाला भाग होगा। ऐसा तो नहीं कि ये पर्वत है और पर्वत पे नदी बह रही है, नहीं ना, यहाँ हिमालय है, ये बड़ा भाग है, यहाँ क्या है, यहाँ विंध्य है या नहीं है, या विंध्य पर्वत है या कोई अन्य पर्वत होगा, मैकाल श्रेणी हो सकती है यहाँ पर। तो ये वाला भाग तो निचला एरिया आ गया ना, तो निचले एरिया में ये प्रभावित हो रही ना, ये वाला भाग भी तो ऐसे नीचे बनेगा ना, ये दो पर्वत वाला भाग है, ये दो पर्वत वाले भाग है, और गंगा नदी का जो तंत्र का विकास है वो इस घाटी में हुआ होगा, इस घाटी में हुआ होगा ना, तभी तो ये नदियां बह रही है आपस में, ये समझो बात को। तो वह तस्तरी नुमा घाटी जिस पर किसी अपवहन तंत्र का विकास हो रहा है, अपवहन तंत्र का, ये यहां देखो, तो वह तस्तरी नुमा घाटी, इसी घाटी में इस तंत्र का विकास होगा। तो वह तस्तरी नुमा घाटी है ना भाई, किसी ना किसी बेस पर तो नदी अपना तंत्र बनाएगी ना, ऐसा थोड़ी कि हवा में नदी बह रही है, बिल्कुल नहीं ना, वायुमंडल में नदी थोड़ी ना बह रही है, तो धरातल पर बह रही है। तो धरातल का वो भाग ना जिस धरातल पर किसी नदी तंत्र का विकास हो रहा है, या जिस तस्तरी नुमा घाटी पर किसी नदी तंत्र का विकास होता है, उसे कहा जाता है अपवहन बेसिन। क्या कहा जाता है? अपवहन बेसिन या अपवहन द्रोणी कहा जाता है। इंग्लिश में बेसिन कहते हैं, हिंदी में इसे द्रोणी कहते हैं। तो अपवहन द्रोणी क्या होता है? वह संपूर्ण तस्तरी नुमा घाटी जिस पर किसी अपवहन तंत्र का विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवहन द्रोणी। तो ये अपवहन द्रोणी है। अब ये अपवहन द्रोणी के इधर अगर हम बात करें तो कोई उच्च भूमि है या नहीं है? कोई उच्च भूमि होगी, इधर भी कोई ना कोई उच्च भूमि होगी नहीं होगी? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये तस्तरी नुमा घाटी केवल इन दोनों के बीच में, मुझे लाल कलर से करना था यार, ये ठीक है ना। ये मान लेते कोई विंध्य पर्वत, मान लो इसको, क्या मान लो? विंध्य पर्वत मान लेते। इसको हम क्या मान लेते? शिवालिक मान लेते। क्या मान लेते? शिवालिक मान लेते। ठीक है, ये शिवालिक बन गया। ये वाला भाग क्या बन गया? चलो मैं ना अच्छे से बना दूं, एक काम करते हैं, मान लिया जाए कि ये शिवालिक है। क्या है? शिवालिक है, ठीक। और इधर मैं बना रहा हूं विंध्य पर्वत। क्या बना रहा हूं? विंध्य पर्वत। तो ये दो ऊंचे, हो सकता है पठारी संरचना भी हो सकती है, मैं तो एक उच्च भाग कोई भी बना रहा हूं। तो ये इसका ये घाटी वाला क्षेत्र होगा। तो ये संपूर्ण घाटी ना, ये संपूर्ण तस्तरी नुमा घाटी जिस पर किसी नदी तंत्र का विकास हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? नदी बेसिन कहेंगे। ये बेसिन होगा, नदी बेसिन या अपवहन बेसिन कहेंगे। और अब इस अपवहन बेसिन में क्या होगा? किसी नदी तंत्र को जो है वह बह रही है ना, इसकी सहायक नदियां आकर यहां से मिल रही है, इसी उच्च भाग से आकर कोई ना कोई नदी आकर मिलेगी, इसमें से आकर मिलेगी, इसमें से आकर मिल रही, यहां से आकर मिल रही, नहीं मिल रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई ये घाटी वाला क्षेत्र इस ओर ही हो, उस ओर भी हो सकता है, इस ओर भी कोई नदी बह रही होगी, या इस ओर भी कोई नदी बह रही होगी भाई, इधर भी कोई पर्वत हो सकता है। जरूरी नहीं कि भाई होना ही चाहिए, बट हो सकता है तो हमें बना लेना है। यहां पर हम सतपुड़ा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सतपुड़ा मान लेते। ये क्या है? ये इसको मैं विंध्य पर्वत नाम दूं, इसको मैं क्या नाम दूं? शिवालिक नाम दूं, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं सतपुड़ा नाम दूं, मान लेते हैं, सतपुड़ा मान लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, ये भी तो क्या बन रहा है? ये भी तो अपने एक तस्तरी नुमा घाटी बन रही जिस पर किसी नदी तंत्र का, कौन सी नदी तंत्र का? नर्मदा नदी तंत्र का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये उच्च भूमि क्या कर रही है? ये उच्च भूमि याद रखना है, ये उच्च भूमि, अब नाम जो आया था ना, जल विभाजक, जो दो नदी तंत्रों के जल का विभाजन कर रही है, तो वह उच्च भूमि जिसके कारण दो अपवहन तंत्र जो है वह अपने आप से पृथक हो रहे हैं, यानी कि दो अपवहन तंत्र, अपने आप से बोल रहा हूं, दो अपवहन तंत्र जो है वह पृथक होते हैं, या दो अपवहन द्रोणी जो है एक दूसरे से पृथक होती है, वह उच्च भूमि क्या कहलाती है? वह उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है ना, वाटर डिवाइडर कहलाती है। तो जल विभाजक क्या होता है? ऐसी उच्च भूमि याद रखना है जो किसी दो अपवहन द्रोणियों को पृथक करने का कार्य करती है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है? अपवहन तंत्र का अर्थ है मुख्य नदी व सहायक नदियों के बने संजाल से अपवही क्षेत्र जो जल विभाजकों के द्वारा अन्य अपवहन तंत्र से पृथक है। भाई ये वाला तंत्र जो है इस अपवहन तंत्र से पृथक है, किसके कारण? जल विभाजकों के द्वारा। ये भी क्या है? ये नर्मदा तंत्र है, तो इसके नीचे गोदावरी नदी तंत्र होगा, है ना, गोदावरी। तो गोदावरी नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र के बीच में जो भी डिवाइडर होगा उसे हम क्या कहेंगे? जल विभाजक कहेंगे।
और वह जल विभाजक क्या है, सतपुड़ा है ना। तो गंगा नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र के बीच का जो जल विभाजक का कार्य करने वाला बड़ा क्षेत्र है वो कहाँ है, विंध्य पर्वत है ना। अब जल विभाजक से कई सारी नदियों का उद्गम स्रोत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होना ही चाहिए, पर जनरली हो जाता है। जैसे शिवालिक से कई नदियां आ रही है ना, तो कई नदियों का उद्गम स्रोत होता है। विंध्य से कई सारी नदियां जा रही है, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस हो गया, है ना, अपना तवा इधर सतपुड़ा से हो गई है। तो कई सारी नदियां जो है वो जल विभाजकों से निकलने का प्रयास करती है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं जल विभाजक, इसे हम कहते हैं बेसिन, इसे हम कहते हैं, इसमें जो भी तंत्र का विकास होगा है ना, उसका संजाल का विकास होगा, उसे हम अपवहन तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझे आप। अपवहन तंत्र क्या होता है, अपवहन बेसिन क्या होता है, अपवहन जल विभाजक क्या होता है। ठीक है, एक और शब्द आएगा, अपवहन प्रतिरूप क्या होता है ना, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, वो आगे की ओर पढ़ेंगे हम। पैटर्न को बाद में देखेंगे, नहीं तो सारी चीजें एक साथ आ जाएगी तो फिर है ना दिमाग कार्य नहीं करेगा। चलिए अब देखते हैं अपवहन तंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अपवहन तंत्र याद रखना है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना, सिक्वेंट अपवहन तंत्र और इनसिक्वेंट अपवहन तंत्र, यानी कि क्रमवर्ती अपवहन तंत्र और अक्रमवर्ती अपवहन तंत्र। समझो चीजों को, दो प्रकार से मैंने देखे। अपवहन तंत्र तो हम समझ गए, नदी और उसकी सहायक से बना एक संजाल है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवहन तंत्र। अब अपवहन तंत्र दो प्रकार से होते हैं, एक क्रमवर्ती होता है, दूसरा अक्रमवर्ती होता है, यानी कि सिक्वेंट और इनसिक्वेंट जो है वह दो प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है क्रमवर्ती। ठीक है, क्या होता है, पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, क्रमवर्ती को पढ़ेंगे, यानी कि सीक्वेंट। सीक्वेंस हम किसे कहते हैं, जो एक के बाद दूसरा आए सही लाइन में, हम उसे कहते हैं ना सीक्वेंस में लगे। भाई या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो, हम उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। कहते नहीं कहते भाई एक के बाद दो ही आना चाहिए, दो के बाद तीन आना चाहिए, तीन के बाद चार आना चाहिए, ऐसा नहीं एक के बाद चार आ जाए, चार के बाद दो आ जाए, दो, फिर ये सीक्वेंस में नहीं कहेंगे हम, है ना। सीक्वेंस तो वही होती है, और इनसीक्वेंट कहीं पर भी जा रहा है, वो है ना नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनसीक्वेंट कहते हैं। एक सामान्य भाषा में अगर आपको समझना है तो मैंने ये कह दिया। अब सीक्वेंट में क्रमवर्ती अपवहन तंत्र में और चीजें होती हैं, अनुवर्ती होता है, परवर्ती हो गया, अपसीक्वेंट हो गया, है ना, रिसीक्वेंट हो गया, नवनुवर्ती हो गया, प्रत्यानुवर्ती। तो ये क्रमवर्ती अपवहन तंत्र में और आपको ये तंत्र मिलेंगे कि अनुवर्ती नदियां क्या होती है, परवर्ती नदियां क्या होती है, नवनुवर्ती नदियां क्या होती है, प्रत्यानुवर्ती नदियां क्या होती है। इसी प्रकार से अक्रमवर्ती अपवहन तंत्र है जिसमें पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है और दूसरा अध्यारोपित नदियां क्या होती है, सुपर इम्पोज रिवर्स क्या होती है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं कि क्रमवर्ती क्या होता है ना। सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, सीक्वेंस नदी का सीक्वेंस क्या होगा, नदी तो वही कहलाएगी ना कि एक ऊंचे भाग से जो है वो निचले भाग की ओर जा रही है, यानी कि जब कोई नदी उच्च भाग से होकर निम्न भाग की ओर जाती है, ठीक है, हाई स्लोप से लेकर लो स्लोप की ओर जा रही है, यानी कि वो ढलान का अनुसरण कर रही है, ढाल के अनुरूप बहने का प्रयास कर रही है, और उसकी जो नदियां आ रही है वो भी ढाल का अनुसरण कर रही है, यानी कि वो अगर आएगी तो तभी आ पाएगी ना नदी मुख्य नदी में जब उसका ढाल मुख्य नदी की ओर होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई पर्वत उसके बीच में आ जाए और फिर भी जा रही है वह, ऐसा नहीं ना। अगर ऐसा जा रही तो फिर वो इनसिक्वेंट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कोई सहायक नदी अगर उसमें जा रही तो देखिए जनरली जो ड्रेनेज सिस्टम बनता है वो क्रमवर्ती बनता है। बहुत ऐसा विशेष परिस्थितियां आ जाती है जब इनसिक्वेंट रिवर सिस्टम बन सकता है, लेकिन अगर इनसिक्वेंट भी बन रहा है तो आगे चलकर वो सिक्वेंट बनना ही बनना है, क्योंकि उसको ढाल को काट कर जो है वह स्लोप को नीचा करना ही होगा, है ना। क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी कि हिमालय बह रहा है तो भाई है ना नदी जो है वो सीधा स्वर्ग में चली जाएगी, आसमान में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ढाल का अनुरूप तो आगे चलकर उसको करना ही होगा, तो इनसिक्वेंट भी आगे चलकर जो है वह सिक्वेंट रिवर सिस्टम बन सकता है। तो यहाँ पर सिक्वेंट का अर्थ होता है कि कोई भी नदी और उसकी सहायक नदियां जब ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है तो हम उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंट रिवर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीक्वेंट। इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित हो रही है। देखिए ये मुख्य नदी है, ये ढाल ऐसा ही है ना, ऐसा, तो ये ढाल का अनुसरण कर रही है। ये सहायक नदी है तो ये भी तो ढाल का अनुसरण करेगी, इस प्रकार से ये भी ढाल का अनुसरण कर रही है, ये भी ढाल का अनुसरण कर रही है, ये भी ढाल का अनुसरण कर रही है। तो कोई भी नदी तंत्र में
वो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जब अपने ढाल के अनुरूप बहने का यानी कि निम्न ढाल की ओर प्रवाहित होने का प्रयास करती है, ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, क्रमवर्ती अपवहन तंत्र कहते हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, ये सब क्या है, ये ढाल के अनुरूप बह रही है ना, ये ढाल के अनुरूप बह रही है। अभी हमने देखा, क्या देखा, ये देखो ना, ये ऐसा ढलान है तभी तो जा रही होगी। अगर ये वाला भाग ऊंचा होता तो क्या गंगा नदी जाती? नहीं जाती, नहीं जा पाती ना, क्योंकि ढाल ऊंचा हो गया, वो मार्ग परिवर्तित कर लेती, किसी और जगह पे जाके बह जाती, लेकिन ऐसी नहीं बहती। समझ में आया? तो इसको कहा जाता है कि जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने का प्रयास करती है, ये ढाल के अनुरूप बह रहा है, ऐसा ढलान होगा, ऐसा नीचे की ओर, ये ऊंचा भाग है तो ये ऊंचे से इस प्रकार से आ रहा होगा, ये ढलान का अनुसरण करते हुए तो ही तो बह रही है। नर्मदा नदी का ढलान ऐसा है, ऐसा जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमवर्ती अपवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमवर्ती। अब क्रमवर्ती में सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, अनुवर्ती नदियां क्या होती है। अब क्रमवर्ती अपवहन तंत्र में हमें देखना है कि अनुवर्ती नदियां क्या होती है, कंसिक्वेंट रिवर क्या होती है। क्या है? कंसिक्वेंट रिवर क्या कहते हैं। अब समझो, इसी में हमें देखना है कंसिक्वेंट रिवर क्या होती है ना। कंसिक्वेंट रिवर का अर्थ होता है कि वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है, अनुवर्ती नदियां कहलाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियों के उदाहरण है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है, यह किसके उदाहरण है? कंसिक्वेंट। यानी कि देखिए, क्रमवर्ती अपवहन तंत्र में हमने पढ़ा जो ढाल का अनुसरण करती, तो ऐसी नदियां जो ढाल के अनुसरण करते हुए, कोई मुख्य नदी होगी जो ढाल का अनुसरण कर रही है और आगे की ओर बह रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिक्वेंट, अनुवर्ती नदियां कहते हैं। ये अनुवर्ती नदियां याद रखना है कि कोई बड़ी नदियां होती है, क्या होती है, बड़ी नदियां होती है, इसमें अन्य नदियां आकर जो है वह मिलती है। तो कंसिक्वेंट रिवर का एक ही अर्थ याद रखना है कि जो ढाल का अनुसरण करते हुए जो है आगे की ओर बढ़ रही है ना। अनुवर्ती नदियां वे होती है जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है, हम उसे क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। अब दूसरा है ना, यानी कि गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, गंगा भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे, गंगा भी है, नर्मदा भी है जो ढाल का अनुसरण कर रही है। दूसरा गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सब क्या है, ये कंसिक्वेंट रिवर है जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही है। अब दूसरा जो है वह है परवर्ती नदियां। अब परवर्ती नदियां मतलब सबसिक्वेंट, यानी कि सबसिक्वेंट क्या होगी, ये भी समझने वाली बात है। कंसिक्वेंट पहला क्या पढ़ा हमने, कंसिक्वेंट पढ़ा ना, पीले अक्षर में लिख दूं मैं, पहला क्या पढ़ा हमने, कंसिक्वेंट रिवर पढ़ा ना। तो कंसिक्वेंट रिवर मान लिया जाए कि ये कोई नदी है जहां से आकर ये बह रही है, ढाल का अनुसरण करते हुए बही। अब सबसिक्वेंट क्या होता है, तो सबसिक्वेंट रिवर वे रिवर या परवर्ती नदियां वे नदियां होती है जो अनुवर्ती नदी यानी कि कंसिक्वेंट, हिंदी में क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट को अनुवर्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी। समझना है, ध्यान देना, छोटी सी चीज है, आपको एक दो दिन इसमें ना कंफ्यूजन होगा, लेकिन बाद में सब क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो हो सकता है इसी चीज पर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से है ना अनुवर्ती नदियां कौन सी होती है, या आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि परवर्ती नदियां किसे कहते हैं। तो परवर्ती, सबसिक्वेंट इंग्लिश में पढ़ लेना, सबसिक्वेंट, सब का अर्थ होता है उप किसी मुख्य से जुड़ा होगा, और ये अनुवर्ती नदी क्या कहा मैंने, मुख्य नदी होती है सामान्यतः, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गंगा, ये क्या होता है, ये ढाल का अनुसरण करते हुए बह रही है, ये अनुवर्ती नदियां। अब इन्हीं अनुवर्ती नदियों में कोई दूसरी नदी अगर आ रही है और वो समकोण पर आकर मिलती है, यानी कि याद रखना है परपेंडिकुलर आकर मिल रही है, इनके बीच का जो कोण है वो लगभग 90 डिग्री के आसपास। अब इतना नहीं सोचना है कि भाई सर ने तो कहा था 90 डिग्री, तो ये तो 90 नहीं बन रहा है ना, ये इधर जो है वो 100 बन रहा है, इधर 80 बन रहा है, ऐसा नहीं देखना है इसको। नदियां बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल वही एंगल से आकर मिलेगी। तो सामान्यतः जो है हम देखते हैं कि भाई समकोण पर आकर मिलती है। कौन सी नदी से, जो कोई नदी किसी अनुवर्ती नदी के समकोण पर आकर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, परवर्ती नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं, परवर्ती। जैसे यहां पर मैंने उदाहरण दिया है, जैसे यमुना, यहां पर क्या उदाहरण दिया है, यमुना। तो यमुना अपने आप में क्या है, अपने आप में याद रखना है यह कौन सी नदी बन गई, यह अपने आप में कंसिक्वेंट रिवर बन गई, मुख्य नदी बन गई।
चंबल भी मुख्य बन सकती है। जब हम चंबल तंत्र की बात करेंगे तो फिर चंबल को लेना पड़ेगा। जब हम यमुना की बात करें तो यमुना को लेना पड़ेगा। जब हम गंगा की बात करें तो फिर गंगा को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम गंगा नदी को पढ़ेंगे तब यमुना सबसिक्वेंट हो जाएगी, लेकिन जब हम यमुना की बात कर रहे हैं तो यमुना के लिए चंबल सबसिक्वेंट हो जाएगी। अब ये क्या है यमुना? यमुना अपने आप में ये कौन सी है? अनुवर्ती नदी है। कौन सी है? अनुवर्ती, सीक्वेंट है ना, कंसिक्वेंट, सॉरी कंसिक्वेंट। तो कंसिक्वेंट रिवर है कौन सी? यमुना। अब यमुना में आकर देखो ये चंबल नदी आ रही ना, ये चंबल नदी समकोण पर आकर मिल रही है ना। ये सिंध नदी जो है समकोण पर आकर मिल रही है, ये बेतवा जो है वो समकोण पर आकर मिल रही है। तो वे नदियां जो किसी कंसिक्वेंट रिवर के समकोण पर आकर मिलती है सबसिक्वेंट रिवर कहलाती है, परवर्ती नदियां, ठीक है ना। जैसे यमुना के लिए चंबल सबसिक्वेंट हो गई, जैसे यमुना के लिए सिंध हो गई, बेतवा हो गई, है ना। तो ये सब केन नदी हो गई, तो ये सब क्या है? ये सबसिक्वेंट रिवर है यमुना के लिए। समझ में आ गया? तो परवर्ती नदियां वे होती है जो किसी अनुवर्ती नदी के, मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि नदियां गंगा यमुना में जाकर समकोण पर मिलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सबसिक्वेंट रिवर कहते हैं, ठीक है। अब नवनुवर्ती नदी, नवनुवर्ती नदी समझना है क्या है। ढाल के अनुरूप तथा प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी को हम क्या कहते हैं? नवनुवर्ती नदी कहते हैं, है ना। इसे कहते हैं रिसिक्वेंट। क्या कहते हैं? रिसिक्वेंट नदी कहते हैं। अब समझिएगा कि ये कोई नदी है, ये कंसिक्वेंट रिवर है, ये कंसिक्वेंट रिवर है। ये कौन सी है? कंसिक्वेंट रिवर है। कंसिक्वेंट अनुवर्ती नदी आपको पता चलेगी जो ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। सबसिक्वेंट रिवर उसी अनुवर्ती नदी में जाकर मिल रही है समकोण पर, तो ये सबसिक्वेंट है। मैं कलर दूसरा बना दूं, ब्लू कलर बना दूं, है ना। ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी सबसिक्वेंट रिवर हो गई। क्या कह रही है? सबसिक्वेंट रिवर। ये भी क्या हो गई? आपकी सबसिक्वेंट रिवर हो गई, समझिएगा, सबसिक्वेंट रिवर, ठीक। अब रिसिक्वेंट क्या होता है? रिसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट दो नदियों को आपको समझना है। देखो ढाल कैसा है? ढाल ऐसा है, यानी है अनुवर्ती नदी का ढाल कैसा है? ऐसा है, ठीक है ना। और सबसिक्वेंट का ऐसा है, वो ऐसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है, तो हम समकोण पर आकर मिल रहे, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? सबसिक्वेंट रिवर कह रहे हैं, इसको हम सबसिक्वेंट रिवर कह रहे हैं। लेकिन ढाल तो ऐसा है ना अनुवर्ती नदी का, ये ऐसा बह रहा है और ये ऐसी बह रही है, मतलब इसका ढलान धीरे धीरे ऐसा होगा, इस नदी में जाकर ऐसा होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये ऐसे जाएगी और सीधा नदी दूसरे किसी जल स्रोत में मिल गई, ये इसी नदी में जा रही है ना, तो इसका ढलान ऐसा है। किंतु अब इसकी सहायक नदियां क्या है? अब इसकी सहायक नदियां देखो, एक तो इधर से आएगी, एक तो इधर से आएगी, आएगी ना आएगी, और दूसरी नदी हो सकता है कि इधर से आकर इसमें ऐसा मिले, मिले मिले, ऐसे आकर मिले। देखो एक तो इधर से आकर मिल रही है, एक तो इधर से आकर मिल रही है, दो दिशाओं से आकर मिल रही है। मिल रही नहीं मिल रही है? मिल रही। किसमें? सबसिक्वेंट रिवर में, ध्यान दीजिएगा। अब कोई नदी जो है वो सबसिक्वेंट रिवर में आकर मिल रही है, किंतु उसकी दिशा यदि मुख्य अनुवर्ती दिशा की ओर होगा, मुख्य दिशा की ओर होगा। देखिए ये कंसिक्वेंट रिवर है, ये कंसिक्वेंट यानी कि अनुवर्ती नदी की दिशा ऐसी है, और ये याद रखना परवर्ती नदी है, तो परवर्ती नदी की दिशा वैसी नहीं हो सकती ना जैसे अनुवर्ती की है, तो फिर आकर मिलेगी कैसे? ठीक, देखिए ये अनुवर्ती नदी की दिशा है, और कोई नदी यदि अनुवर्ती नदी के ढाल का अनुसरण करते हुए किसी परवर्ती नदी में आकर मिल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिसिक्वेंट, यानी कि नवनुवर्ती। और कोई नदी किसी सबसिक्वेंट रिवर में मुख्य अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा में, क्योंकि अनुवर्ती नदी ऐसी बह रही है और इसका प्रवाह ऐसा है, तो हम इसे क्या कहते हैं? ऑब्सिक्वेंट, प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानुवर्ती। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं, है ना, सामान्य भाषा में। देखो अगर मैं इसे एक कोई ब्लैंक पेज हो तो मैं यहां पर आपको बता दूं, समझो यहां पर अब मैं यहां पर बना रहा हूं एक नदी, ठीक है, ये नदी है गंगा नदी,
ठीक है, क्या है? गंगा नदी। अब समझो, या कोई भी नदी आप मान लो, इसको मैं क्या कह रहा हूं, ढाल का अनुसरण कर रही है, मतलब क्या है? अनुवर्ती नदी है ये। क्या है? अनुवर्ती। इंग्लिश में भी मैं लिख दूं इसे, है ना, कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंट रिवर। ठीक है, अब कंसिक्वेंट रिवर है, ऐसी जा रही है। अब दूसरा है कि मैं अब इसे पीले कलर में क्या कहूंगा, पीले कलर में जो नदियां बनाऊंगा ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? सबसिक्वेंट रिवर, यानी कि परवर्ती नदियां। तो परवर्ती नदियां मुख्य अनुवर्ती नदी में जो है वो समकोण पर आकर मिल रही है, ये वाली हो गई, ये वाली नदियां हो गई। ये क्या हो गई? ये परवर्ती नदी हो गई, यानी कि सबसिक्वेंट रिवर हो गई, सबसिक्वेंट। ये भी क्या हो गया? ये परवर्ती है। जो भी पीले में मैंने बनाया वो परवर्ती है। ठीक है, अब परवर्ती नदी, अब समझ गए परवर्ती नदी क्या होती है? जो मुख्य अनुवर्ती नदी में समकोण पर आकर लगभग मिलती है, हम उसे क्या कहते हैं? परवर्ती, यानी कि सबसिक्वेंट रिवर कहते हैं। अब तीसरा क्या है? अब यहां देखो, तीसरा क्या कह रहा है? अनुवर्ती नदी समझ गए, परवर्ती नदी समझ गए। अब दो है नवनुवर्ती, यानी कि इसे रिसिक्वेंट कहते हैं और इसे ऑफसिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो नवनुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती नदियों को यहां पर समझना है आपको। अब आकर देखना है, अब कोई नदी हो सकती है कि इस परवर्ती नदी में आकर इस प्रकार से मिले, इस प्रकार से आकर मिल रही है। ठीक है, और हो सकता है कि कोई नदी जो है वो इस परवर्ती नदी में इस प्रकार से आकर मिले, है ना, इस प्रकार से आकर मिल रही है। अब देखो, ये जो परवर्ती नदियों में जो नदियां आकर मिल रही है, एक तो उसकी दिशा वैसी है जैसी ये अनुवर्ती नदी बह रही है, और एक की दिशा उल्टी है। अगर अनुवर्ती नदी ऐसी बह रही है तो ये ऐसी आ रही है। तो इस प्रकार से हमें दो नदी यहां पर भी मिल गई। एक वो नदी जो किसी परवर्ती नदी में आकर मिल तो रही है, किंतु अनुवर्ती नदी के ढाल का अनुसरण कर रही है, यानी कि जिस ओर अनुवर्ती नदी बह रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिसिक्वेंट, नवनुवर्ती, रिसिक्वेंट, यानी कि रिसिक्वेंट नदी की ढाल वैसी ही होगी जैसे अनुवर्ती नदी की होती है। जिस ओर अनुवर्ती नदी है उसी ओर जो है वह नवनुवर्ती नदी भी बहेगी, है ना। तो इसे हम कहते हैं रिसिक्वेंट। ठीक है, और ये भी सारा रिसिक्वेंट होगा, ये भी रिसिक्वेंट। अब ये जो लाल कलर में है, अब लाल कलर में ये देखो, ये भी तो परवर्ती नदी में आकर मिल रही है, लेकिन इसकी दिशा अनुवर्ती नदी के विपरीत होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, ऑफसिक्वेंट। क्या कहते हैं? ऑफसिक्वेंट। ठीक है, ये देखिए यहां पर किधर गया, ये ऑफसिक्वेंट है। देखिए ये रिसिक्वेंट है। देखिए ये परवर्ती नदी हो गई और ये आकर मिल रही है, तो ये मुख्य नदी की दिशा है, वैसी दिशा है, तो इसे हम रिसिक्वेंट कहेंगे। ये भी रिसिक्वेंट है, लेकिन ये ऑफसिक्वेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बह रही है। देखिए मुख्य नदी ऐसी है, ये इसके विपरीत बह रही है। ये भी ऑफसिक्वेंट होगी क्योंकि मुख्य नदी ऐसी है, ये ऐसी बह रही है। ठीक है, तो ऑफसिक्वेंट का अर्थ होता है अनुवर्ती नदी के विपरीत बहना। तो ये देखिए नवनुवर्ती क्या कहा मैंने? रिसिक्वेंट क्या कहा? ढाल के अनुरूप तथा प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी को नवनुवर्ती, प्रधान अनुवर्ती नदी की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी को रिसिक्वेंट कहते हैं। अब इसका ठीक उल्टा प्रत्यानुवर्ती, प्रधान अनुवर्ती नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानुवर्ती कहते हैं। ये परवर्ती नदी के समकोण पर आकर मिलती है, ये समकोण पर आकर मिल रही है, बिल्कुल ऑफसिक्वेंट। ठीक है, आगे बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको उदाहरण के साथ जो है वह बता भी दिया है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, अक्रमवर्ती नदी। अक्रमवर्ती नदी क्या होती है? ठीक है, आज तो समय हो गया, लेकिन कल के लेक्चर में जो है हम क्रमवर्ती नदी को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।